बच्चों, अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग पीडीएफ्स प्राप्त होगी तथा पिछले साल की तुलना में कुछ विशेष क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो टेलीग्राम में हमसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग एक साथ चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 के साइंस के लेसन नंबर 2 मानव तंत्र के बारे में। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि जो मानव शरीर है वो एक प्रकृति की अद्भुत और जटिल संरचना है और ये अलग अलग संरचनाओं के मिलाकर अलग अलग तंत्र है, इन सब को मिलाकर इसकी उत्पत्ति होती है। शरीर के जो संगठन की शुरुआत है वो परमाणु, अणु और यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग और जटिल जो तंत्र होते हैं ये सभी मिलकर मानव शरीर का सृजन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अलग अलग कार्यों के लिए शरीर में अलग अलग कोशिकाएं कार्य करती हैं। जिस प्रकार हमारे घर में हो गई ईंटें जिस प्रकार क्या करती है, घर को एक संरचना प्रदान करती है, एक आकार प्रदान करती है, वैसे ही हमारे शरीर में जो आकार प्रदान करने वाली ईंटों का स्थान लेने वाली है वो क्या है, कोशिका है। तो ये हो गई कोशिका। फिर ऊतक समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, अर्थात कोशिकाओं के समूह को, ऐसी कोशिकाएं जो क्या करती है, समान कार्य करती है, उनके समूह को अपन क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जैसे हो गया पेशी, अस्थि और आदि। तथा दो या अधिक तरह के ऊतक मिलकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए विशेष कार्य करते हैं और उन्हीं के समूह से ही अंग का निर्माण होता है। अंगों के उदाहरण हो गए आमाशय, यकृत आदि। फिर आता है तंत्र। शरीर के विभिन्न अंग हो गए, ये सभी एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं तथा तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। इस प्रकार ये सभी तंत्र मिलकर मानव शरीर की रचना करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में। मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा और कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। भोजन में विभिन्न घटक होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गए, विटामिन्स हो गए, वसा हो गए, ये सभी। तो भोजन में ये सभी जटिल अवस्था में होते हैं और शरीर में अवशोषण के लिए इन्हीं घटकों को क्या किया जाता है, पहले सरलीकृत अर्थात सरल भागों में बांटा जाता है और इसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं पाचन। अर्थात पाचन के अंतर्गत भोजन के जो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं और जो बड़े बड़े अणु होते हैं, इनको रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील पदार्थों में बदल दिया जाता है। इसी पाचन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब मुख में कुछ भी भोजन खाया उससे लेकर उसके उत्सर्जन अर्थात मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग कार्य करते हैं, अनेक ग्रंथियां शामिल होती है, ये सभी एक साथ एक तालमेल के साथ कार्य करते हैं। उसी तंत्र को अपन पाचन तंत्र कहते हैं। अर्थात पाचन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर त्याग तक जो तंत्र कार्य करता है वह तंत्र क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत अनेक अंग और अनेक ग्रंथियां शामिल है। उनमें से मुख्य है मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। और ग्रंथियां हो गई लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। तो चलिए अब अपन इन अंगों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अंगों के बारे में चर्चा करने से पहले अपन देखते हैं आहार नाल के बारे में, जिसे पोषण नाल के नाम से भी जाना जाता है। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल होता है वो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। ये करीब
8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसके मुख्य कार्य है आहार को पहले क्या हो गया, मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, फिर आहार होता है उसका क्या करना, सरलीकृत करना, और सरलीकृत करके जो पचित आहार होता है उसका क्या कर लेना, अवशोषण कर लेना। तो 3 मुख्य कार्य हो गए, पहला मुख से मल द्वार तक पहुंचाना आहार को, फिर सरलीकृत कर पचाना, और पचे हुए आहार का अवशोषण कर लेना। ये हैं आहार नाल या फिर पोषण नाल के कार्य। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियां द्वारा जो पाचक रस उत्पन्न होता है वही उत्तरदायी होता है। ये पाचक रस होता है वो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करता है। पोषक तत्व हो गए जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, वसा, ये सब, इन सब को आहार नाल की विभिन्न घटक विशेष कोशिकाएं होती है, इनकी मदद से अवशोषित कर लेते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन और विस्तार से गति करता है। सवर्णी पेशियां होती है, ये इम्पोर्टेंट अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। सवर्णी पेशियों का कार्य, जो सवर्णी पेशियां होती है वो भोजन, पाचित भोजन रस और अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सवर्णी पेशियों के क्या कार्य है। तो सवर्णी पेशियां क्या करती है, भोजन हो गया, पाचित भोजन रस हो गया और अवशिष्ट हो गई, इसकी गति को नियंत्रित कौन करता है, सवर्णी पेशियां। अब हम देखते हैं पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग, और उनमें से सर्वप्रथम है मुख। मुख होता है वो कटेरुनुमा अंग है। आप देखते हो कटोरी जैसा ही आपका जो मुंह है, इतना बड़ा खोलते हो, फिर उसके अंदर जो रसगुल्ले, गुलाब जामुन है वो खाते हो, तो एक कटोरी नुमा अंग हो गया। इसके ऊपर कठोर और नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। ये जो तल है जीभ के ऊपर वाला कठोर हो गया और नीचे वाला कोमल होता है ये तालु। जीवा, जीभ होती है वो मुख के ही अंदर आती है। जीभ मुख गुहा में चारों ओर गति कर सकने वाली पेशियों से बनी हुई जीवा पाई जाती है। जीवा अर्थात जीभ मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जीभ है वो मुख गुहा के पृष्ठ भाग में किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो वो हो गया फ्रेनुलम लिंगुअल या फिर जीवा फ्रेनुलम, तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। अब अपन बात करते हैं होठ के बारे में। होठ 2 मांसल होठों से मुख होता है वो घिरा रहता है, और जो होठ होते हैं वो कार्य देखो होठ के मुख को खोलने बंद करने और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो इनके कार्य भी अलग से पूछे जा सकते हैं। होठ के कोई कार्य बताइए। तो होठ होते हैं मुंह को खोलने बंद करने और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के अंदर ही दांत भी पाए जाते हैं। दांत एक एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं, अर्थात टोटल कितने हो गए, 32 दांत। और जब झगड़ा होता है तो आप बोलते हो मैं तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, तो ये वही 32 ही है, तो ये हो गए 32। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं, और इसी सांचे को अपन क्या कहते हैं, मसूड़ा। तो दांत होते हैं वो एक सांचे में स्थित होते हैं, और उसी सांचे को अपन क्या कहते हैं, मसूड़ा। मानव में जो मसूड़े और दांतों की स्थिति है, ऐसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं, गर्तदंती। ये अलग से पूछा जा सकता है कि मानव में मसूड़ों और दांतों की स्थिति वो किस प्रकार की है, वो है गर्तदंती। और एक और अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मानव में द्विबार दंती दंत व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात मानव में जीवन काल के आधार पर 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अर्थात अस्थायी और स्थायी। बोलते हैं ना, एक कच्चे दांत है अभी टूट जाएंगे, फिर क्या आ जाते हैं, दूसरे दांत आ जाते हैं। तो ये वही है, अस्थायी मतलब जो टूट जाते हैं आपके, और फिर आते हैं आपके स्थायी। अस्थायी को दूध के दांत भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं दांतों के प्रकार। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कृतंक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचर्णक और चौथा हो गया चवर्णक। तो कृतंक होता है वो कुतरने और काटने का कार्य करता है। क्रय से क्या हो गया, कुतरना और काटना। प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं, मतलब ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4। और ये जो कृतंक दांत होते हैं वो 6 माह की उम्र में निकलने शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद आते हैं आपके रदनक। रदनक होते हैं वो चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 पाए जाते हैं और ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। इम्पोर्टेंट ये इसलिए हैं क्योंकि मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होते हैं, तो ध्यान रखना, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांसाहारी पशुओं में ज़्यादा विकसित होने वाले दांत किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं रदनक। फिर आपके आते हैं अग्र चवर्णक। चवर्णक मतलब हो गया चबाना, तो भोजन चबाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं और 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये पूरे विकसित हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके चवर्णक, ये भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 होते हैं और 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। तो बच्चों कृतंक होते हैं वो कितने हो गए, 4-4, रदनक 2-2, अग्र चवर्णक 4-4 और चवर्णक कितने हो गए, 6-6। तो हो गए टोटल 6-4 10, 10-2 12, 12-4 16। तो 16 एक जबड़े में और दूसरे जबड़े में 16। ये थे दांतों के प्रकार। मुख के बाद अब बच्चों हम चर्चा करते हैं ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी मुख गुहा, जीवा और तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी कूपीनुमा होती है, वो होती है ग्रसनी। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका तथा वायु होती है वो श्वासनाल में जाती है। तो ग्रसनी होती है वो अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन है वो श्वासनाल में और वायु है वो भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके, अर्थात जो भोजन है वो भोजन नाल में ही जाए और जो वायु है वो श्वासनाल में ही जाए। श्वासनाल तथा भोजन नाल के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। आगे आने वाले भाग में श्वासनाल और जो पृष्ठीय भाग होता है उसमें ग्रासनाल स्थित होती है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब अपन चर्चा करते हैं ग्रसनी के बाद ग्रास नली के बारे में। ये संकड़ी पेशीय नली होती है और ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर डायाफ्राम से निकलकर उदर गुहा में ये प्रवेश करती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना होता है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां भी मिलती है जिससे स्त्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बना देता है, अर्थात चिपचिपा बना देता है, ताकि भोजन है वो गति आसानी से कर पाए। ग्रास नली में उपस्थित जो भित्तियाँ होती है, दीवारें होती है, वो भोजन को एक विशेष प्रकार की गति जो हो गई क्रमाकुंचन गति प्रदान करती है, जिसके माध्यम से भोजन होता है वो आमाशय तक पहुंचता है। अब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे अपन घाटी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। घाटी ढक्कन क्या होता है? घाटी ढक्कन ग्रास नली का जो शीर्ष भाग होता है, ऊपरी भाग, वहाँ पे ऊतकों का एक पल्ला होता है। ये पल्ला होता है वो घाटी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। ये श्वास नली और आहार नली के मध्य स्विच का कार्य करता है। ये जब अपन भोजन निगलते हैं तो ये पल्ला बंद हो जाता है, अर्थात जो श्वास नली होती है उसको बंद कर देता है ताकि जो भोजन है वो श्वास नली में ना जाए। और जब अपन श्वास लेते हैं तो ये क्या करता है, भोजन नली होती है उसको बंद कर देता है ताकि जो वायु है, जो श्वास है वो क्या हो, भोजन नाल में ना प्रवेश कर सके। तो ये भोजन निगलने के दौरान ये पल्ला बंद हो जाता है और भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। अब बच्चों हम देखते हैं आमाशय के बारे में, जिसे अपन पेट, मुख्यतः आप पेट के नाम से जानते हो। ये एक पेशीय जे आकार की संरचना वाला होता है। ये लचीला अंग होता है और लचीले होने के साथ साथ ये 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है एक समय में। ये उदर गुहा के बाएं हिस्से में और मध्यपट के पीछे स्थित होता है। आमाशय को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला आ गया कार्डियक, दूसरा जठर निर्गमी भाग और तीसरा हो गया फंडिस भाग। कार्डियक मतलब बायां बड़ा भाग,
जहाँ से ग्रसिका है वो आमाशय में प्रवेश करती है। तो ग्रसिका जो पिछला भाग था वो किस में प्रवेश कर दिया, अब आमाशय में प्रवेश करिए। तो ये हो गया कार्डियक भाग, बायां बड़ा भाग होता है, और यहाँ से क्या होती है, ग्रसिका होती है, वो आमाशय में प्रवेश करती है। फिर आता है जठर निर्गमी भाग। तो ये बायां हो गया, तो ये क्या हो गया, दायां भाग, जहाँ से आमाशय होता है वो छोटी आंत से जुड़ता है, छोटी आंत हो गई अगली भाग। कार्डियक और जठर निर्गमी इन दोनों के बीच पाया जाता है फंडिस भाग, ये मध्य पट के ठीक नीचे उपस्थित होता है। ये थे आमाशय के 3 भाग। आमाशय में 2 अवरोधिनी सवर्णी पेशियां भी पाई जाती है। पहली हो गई ग्रासनलिका अवरोधिनी और दूसरी हो गई जठर निर्गम्य अवरोधिनी। ग्रासनलिका अवरोधिनी ग्रसिका और आमाशय को विभाजित करने का कार्य करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रासनली और ग्रसनी में जाने से रोकती है। तो ग्रासनली के 2 कार्य हो गए, ग्रसिका और आमाशय को क्या कर दिया, बांट दिया, और आमाशय होता है उससे भोजन होता है जो अम्लीय प्रकार का, उसे ग्रासनली और ग्रसनी में जाने से रोकता है। फिर आता है जठर निर्गम्य भाग। आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करता है, आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करता है, जो भोजन जाता है उसको नियंत्रित करता है। तो ये हो गए आमाशय में उपस्थित जो 2 अवरोधिनी पेशियां हैं वो। अब बाकी बचे भागों के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।